नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल डियर लर्नर्स पर। और आपके सहयोग से बराबर सब्सक्राइबर तो बढ़ ही रहे हैं और बराबर वीडियोस भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो सेशन शुरू करने के पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए करिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि ये जो वीडियो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाता है, और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा पा पाते हैं, जो कि हम लोगों का मुख्य मोटिव होता है इस वीडियो बनाने का और आप तक भेजने का। ये मोटिव पूरा हो जाता है। और जैसे आप लोग जब व्यूज़ बढ़ते हैं वीडियोज़ में, जब लाइक ज़्यादा आते हैं और ज़्यादा कमेंट आते हैं, तो हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं, चलिए एक बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ रहा है, और हमें भी लगता है कि हमें बहुत अच्छा काम करना चाहिए बच्चों के लिए, और भी ज़्यादा काम, और हमारा उत्साह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास में हमने आपको बताया कि प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट क्या होते हैं, और इस क्लास में, ये जो आज की क्लास होगी, इसमें हम बताएंगे हेरिडिटी। आज का जो टॉपिक है, आप कह सकते हैं आज का जो लेसन है, जो कह सकते हैं वो है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जिसको आप कहते हैं वंशानुक्रम या आनुवंशिकता और पर्यावरण। देखिए, आनुवंशिकता और पर्यावरण में क्या है कि जो वंशानुक्रम होता है, जो हेरिडिटी होती है, और जो पर्यावरण, जो एनवायरनमेंट होता है, ये एक बच्चे के शारीरिक विकास में या मानसिक विकास में, डेवलपमेंट में किस प्रकार से सहायता करता है, और ये कहाँ तक ये जिम्मेदार है, कहाँ तक हेरिडिटी जिम्मेदार है बच्चे के डेवलपमेंट में, और कहाँ तक पर्यावरण जिम्मेदार है बच्चे के डेवलपमेंट में। ये सारी बातें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं हम वंशानुक्रम की। तो वंशानुक्रम क्या होता है बताइए। तो वंशानुक्रम होता है, देखिए, हमारा जो शरीर होता है या जो हमारा जो डेवलपमेंट होता है, ये दो कारकों से मिलकर के चलता है। एक तो हमारे जो काया कारक होते हैं उनको कहते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर का मतलब होता है, एक तो हमारे होते हैं जैविक कारक। बच्चों बड़े ध्यान से समझते जाइएगा। एक हमारे होते हैं जैविक कारक। जैविक कारक क्या होते हैं? जैविक कारक हमारे डेवलपमेंट के जो जैविक कारक होते हैं वो कारक होते हैं जो हमारे माता पिता से या हमारे फोर फादर से, जो हमारे पूर्वजों से हमको गिफ्ट में मिलते हैं, इनाम में मिलते हैं, जो कि हमारे अंदर ऑलरेडी मौजूद रहते हैं। उनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर। और दूसरे जो फैक्टर होते हैं जो हमारे विकास में बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं, आप कह सकते हैं हमारे विकास के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनको कहते हैं सोशल फैक्टर। क्या कहते हैं? सोशल फैक्टर, मतलब सामाजिक कारक। सामाजिक कारक। अब देखिए, हमारे डेवलपमेंट या किसी बच्चे के डेवलपमेंट के दो कारक होते हैं। एक तो उसका बायोलॉजिकल फैक्टर या जैविक कारक, और दूसरा उसका सोशल फैक्टर या सामाजिक कारक। और जो बायोलॉजिकल फैक्टर होता है इसको कहते हैं हेरिडिटी, और जो सोशल फैक्टर होता है इसको कहते हैं एनवायरनमेंट या पर्यावरण। अब देखिए, समझिएगा, बायोलॉजिकल कारक क्या होता है कि बायोलॉजिकल कारक का मतलब होता है कि कोई बच्चा है, अगर उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि के हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उसका जो बच्चा होगा वो भी इंटेलिजेंट होगा ही होगा। तो ये होगा हमारे जैविक कारक। और हमारे सोशल कारक क्या होते हैं? कोई भी बच्चा है वो ग्रो कर रहा है अपने, तो उसके आस पड़ोस का माहौल कैसा है, उसका समाज कैसा है, उसकी आसपास की परिस्थितियाँ कैसी हैं, बात करने वाले लोग कैसे हैं, उससे मिलने जुलने वाले उसके मित्र कैसे हैं, साथी समूह कैसा है, वो किस विद्यालय में पढ़ता है, आदि आदि चीज़ें उसके सोशल फैक्टर में आती हैं, जो कि उसके ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। ठीक है, अब अगर देखो, इस चैप्टर में बात आपको बेसिकली छोटी छोटी बातें जाननी है। अगर हम बात एक व्यक्ति की करते हैं तो व्यक्ति का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो देखिए यहाँ से समझेंगे। एक जो ह्यूमन बॉडी है, देखिए यहाँ से सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी बायोलॉजिकल फैक्टर की। तो जो ह्यूमन बॉडी होती है, जो मानव शरीर होता है, ह्यूमन जो बॉडी होती है जिसको कहते हैं मानव शरीर, आप सभी जानते हैं कि मानव शरीर किससे मिलकर बना होता है। तो आप जानते हैं कि मनुष्य की जो सबसे छोटी इकाई होती है, निर्माण की जो सबसे छोटी इकाई होती है, वो होती है कोशिका यानी सेल। क्या होती है? ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है सेल। तो कोशिकाएं, देखिए, जो मनुष्य का जो शरीर होता है उसकी सबसे छोटी से छोटी जो जैविक इकाई होती है वो होती है सेल या कोशिका। और बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर ही हमारा शरीर बना होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो मानव जीवन की सबसे छोटी इकाई है वो है सेल। अब सेल किससे बनी होती है?
तो याद रखिए, अगर हमारा जो फॉर्मेशन होता है, किसी एक बच्चे का फॉर्मेशन होता है, वो मेल और फीमेल के मिलने से जब भ्रूण बनता है, तो उसी भ्रूण को हम कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं? तो मेरे बच्चे कहते हैं जाइगोट, और जाइगोट को ही कहते हैं भ्रूण। तो आप ये, अगर हम आपसे पूछे बताइए कोशिका किससे बनी होगी, तो जब एक किसी माँ के गर्भ में जब एक भ्रूण आया होगा, तो उसी भ्रूण को आप एक कोशिका कह सकते हो। वो धीरे 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 विकसित होकर के एक सेल बना होगा, और धीरे धीरे कई सारी सेलें मिलकर एक ह्यूमन बॉडी बना होगा। तो ये जो जाइगोट होता है, देखिए समझते जाइएगा, ये जो जाइगोट होता है जिसको आप कहते हैं भ्रूण, ये भ्रूण किससे कैसे कैसे बनता है, भ्रूण का निर्माण कैसे होता है? तो जब मेल यानी नर और फीमेल यानी कि मादा, देखिए जब मेल और फीमेल का जब क्या करते हैं, जब आपस में जनन करते हैं, तो जन इसका मतलब होता है कि मेल का जो स्पर्म है, मेल का स्पर्म यानी शुक्राणु, और फीमेल का ओवरी, ओवरी यानी अंडाणु। तो मैन का स्पर्म और फीमेल का ओवरी मिलकर के हमने किसका निर्माण करते हैं? जाइगोट का निर्माण करते हैं, जो फिर चला जाता है एम्ब्रियो यानी गर्भाशय में, और धीरे 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 विकसित होकर के सबसे पहले बनाता है सेल। फिर वो सेल कई सारी सेलें बनते हुए बनाती हैं ह्यूमन बॉडी, या किसी बच्चे का एक शरीर बनाती हैं, मनुष्य का शरीर बनाती हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुणसूत्र कितने होते हैं। तो याद रखिएगा, शुक्राणु या मानव या नर से जाते हैं 23, कितने जाते हैं? 23 क्रोमोसोम्स, या इसको कहते हैं क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र। और जो ओवरी होती है, जो महिला होती है, उससे भी जाते हैं 23 गुणसूत्र। बच्चों इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोसोम्स। अब बताइए, अगर मैं पूछूं, बताइए एक जो मानव शरीर होता है उसमें कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? हम आपसे पूछें, जो एक मानव शरीर होता है उसमें क्रोमोसोम्स का जो संख्या होता है वो कितना होता है? तो आप कहेंगे 46 होता है। अगर मैं आपसे पूछे बताइए कितने पेयर होते हैं, तो आप कहेंगे पेयर कितने होते हैं? तो 23 पेयर होते हैं। तो क्वेश्चन यही आया था, यूपीटेट और सीटेट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ह्यूमन बॉडी होती है, या जो बच्चे का जो बायोलॉजिकल फैक्टर होता है, उसमें क्रोमोसोम्स का कितना नंबर होता है? तो बात हो गई 46, और अगर 46, और अगर आपसे पूछा जाए कि उसमें पेयर कितने होते हैं, तो पेयर कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो यहाँ से आपको ये समझना है कि जो मनुष्य का जो शरीर होता है, या जो एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, वो उसके वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण पर निर्भर करता है। हमारा शरीर होता है जो, या जो बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, वो 2 कारकों पर निर्भर करता है, एक तो बायोलॉजिकल फैक्टर और दूसरा सोशल फैक्टर। बायोलॉजिकल अगर फैक्टर की बात करें, तो बायोलॉजिकल फैक्टर में क्या आप कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो बनी होती है सेल्स से मिलकर के, और जो सेल होती हैं उनका विकास होता है जाइगोट यानी भ्रूण से। भ्रूण कैसे बना होता है? तो भ्रूण तब बनता है जब एक मेल और फीमेल जब निषेचन करते हैं, जब आपस में उनके आंतरिक संबंध बनते हैं, तो नर का स्पर्म यानी शुक्राणु और मादा की ओवरी यानी अंडाणु, दोनों का जब निषेचन होता है, तो शुक्राणु या स्पर्म से जाते हैं 23 गुणसूत्र, और ओवरी यानी अंडाणु से जाते हैं 23 गुणसूत्र, और दोनों मिलकर बनते हैं 46 गुणसूत्र। अगर आपसे पूछा जाए कितने जोड़ी होते हैं, आपसे पूछा जाएगा एक मानव शरीर में कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं या कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं, तो आप कहेंगे कि 23 जोड़ी। कितने? 23 जोड़ी या 23 पेयर। बताइए यहाँ तक आपको बात समझ में आई या नहीं आई? एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इतनी बात आपको बायोलॉजिकल फैक्टर पे पढ़नी है। बात समझ में आई? देखिए, बात समझ में आ गई ये वाली? अब आगे बढ़िए। देखिए, इसको मैं हटा देता हूं, जिसको लेना है स्क्रीन से फटाफट ले लेगा। देखिए आगे, देखिए बच्चों, मुद्दा ये आता है कि आपने मेरे हिसाब से नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है किसी जो अच्छी जगह पे पढ़ रहा है उसने पढ़ा भी होगा। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हेरिडिटी के प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं, वंशानुक्रम के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं। देखिए, सिद्धांत का मतलब मेरा कैसा है, जैसे कि आप बहुत बार देखते होंगे कि जैसे जो बुद्धिमान माता पिता हैं उनकी जो संतानें होती हैं वो कैसी होती हैं? बुद्धिमान होती हैं।
लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बुद्धिमान माता पिता की संतान है। बुद्धिमान में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई कोई जो माता पिता होते हैं बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन जो बच्चा जो पैदा होता है वो डीफ एंड डम पैदा हो जाता है, ना तो सुनाई देता है ना ही दिखाई देता है। कभी कभी क्या होता है कि माता पिता बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन उनका जो बच्चा होता है वो मेंटली रिटार्डेड होता है, पढ़ाई में बहुत पीछे होता है, और कभी कभी तो क्या होता है कि वो दिमाग से भी कम होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं होशियार माता पिता के, वो होशियार पैदा होती हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ये तो एक बात हो गई। और कभी कभी क्या होता है कि बच्चे एवरेज पैदा हो जाते हैं। जैसे कि हम बात करें, अगर जो हमारी जो इंदिरा गांधी थी वो बहुत अच्छी थी, जो राजीव गांधी पैदा हुए वो थोड़ा सा कम उनसे नॉलेज में थे, जबकि इंदिरा गांधी तो आयरन लेडी थी, और जो राहुल हुआ वो उनसे भी थोड़ा कम है। इसका मतलब ये है कि जो इनका वंशानुक्रम था वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन इनके जो बच्चे हुए वो उतने अच्छे नहीं हुए। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो नियम कारण कर रहा होगा ना हेरिडिटी का, वंशानुक्रम का। जबकि नियम ये होता है कि अगर वंशानुक्रम अच्छा है, अगर हेरिडिटी या अगर जीन्स अच्छे हैं, तो बच्चे में भी अच्छे जीन्स आते ही आते हैं, ऐसा नियम होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार ये नियम फॉलो ही करे। तो इसके लिए बेटा 3 नियम होते हैं, आपने शायद 2 पढ़े होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से 3 होते हैं। तो मैं एक एक करके आपके सामने नियम रखता हूं, आप उसको देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूं, पहला हुआ होता है समानता का सिद्धांत कह लें या समानता का नियम कह लें। देखिए, आपने समानता, इसकी स्पेलिंग होती है प्रिंसिपल ऑफ रिजेम्बलेंस। समानता का सिद्धांत का मतलब होता है कि प्रिंसिपल ऑफ रिजेम्बलेंस। देखिए, जब मैंने आपको नियम पढ़ाए थे, जब मैंने आपको सिद्धांत पढ़ाए थे, डेवलपमेंट के जब सिद्धांत पढ़ाया, तो मैंने आपको वहाँ पे एक बताया था प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, याद करिए। और वहाँ पे भी हमने आपको लिखाया था समानता का सिद्धांत। अच्छा, वो जो सिद्धांत होता है, एक बार मैं लिख भी देता हूँ। देखिए बच्चे, इसको अन्यथा में ना लीजिएगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इससे ये वाला नियम समझने में आपको मदद मिलेगी। देखो, अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, अगर हम बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे हमने आप लिखाया था कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, इसका मतलब हमने कहा था समानता का सिद्धांत। अरे बच्चे, ये बताया था कि नहीं बताया था? जरा कमेंट करेंगे या बाद में कर दीजिएगा, ठीक है? बाद में कमेंट करके कह दिया जाता है। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ जो यूनिफॉर्म पैटर्न होता है, ये जो प्रिंसिपल है, ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत है डेवलपमेंट का। पर यहाँ पे मैं आपको सिद्धांत पढ़ा रहा हूँ, किसका सिद्धांत पढ़ा रहा हूँ? तो ये जो टॉपिक है, ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। इसका मतलब है मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ वंशानुक्रम के सिद्धांत, वंशानुक्रम का या के सिद्धांत। ठीक, क्लियर हो गया? यहाँ पर ये जो नियम मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपको पढ़ा हूँ वंशानुक्रम के सिद्धांत, लेकिन ये जो नियम मैंने आपको पढ़ाया है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, ये मैंने आपको पढ़ाया है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में। तो इसका मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि मनुष्य का बच्चा मनुष्य की तरह होगा, हाथी का बच्चा हाथी की तरह होगा, भालू का बच्चा भालू की तरह होगा। ऐसा थोड़ी ना होगा कि मनुष्य का बच्चा भैंस की तरीके हो जाए, भैंस का बच्चा मनुष्य के तरीके हो जाए, नहीं। तो ये जो नियम होता है यूनिफॉर्म पैटर्न का मतलब होता है कि अगर मानव का बच्चा है तो भैया कैसा होगा? मानव की तरह होगा, ठीक। अगर हाथी का बच्चा है तो भैया कैसा होगा? तो मेरे भाई हाथी की तरह होगा। कुत्ते का बच्चा है तो किसकी तरीके होगा? तो वो भैया मेरे कुत्ते के तरीके होगा। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। इसको भी कहते हैं समानता का नियम। तो समानता कैसी? ऐसी कि जैसा जीव वैसा ही उसका बच्चा, जैसा जीव वैसा ही उसका बच्चा, जैसा जीव वैसा ही उसका यंग वंश, यानी उसके बच्चे वैसे ही होते हैं। तो ये नियम होता है। अगर आपसे पूछा जाए, देखिए 2 क्वेश्चन सीटेड या रिपीटेड में पूछे गए। एक बार पूछा गया था कि जो समझदार या जो चालाक माता पिता थे, जो इंटेलिजेंट पेरेंट थे, उनके जो बच्चे हुए वो भी इंटेलिजेंट हुए। ये बताइए हेरिडिटी के किस नियम को फॉलो करता है? तो मेरे भाई वो फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ रिजेम्बलेंस को, ठीक।
एक बार पूछा गया था कि ये बताइए कि मानव जो मानव की जो संतानें होती हैं ऑफ स्प्रिंग होती हैं वो मनुष्य के तरीके होती हैं, ये डेवलपमेंट के किस सिद्धांत को फॉलो करता है? तो वो फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न यानी समानता के सिद्धांत को। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन की वैरायटी को समझिए आप। ये बात समझ में आई? अब इसको हटाते हैं, अब आते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक पे। देखिए इसको, ये देखिए मैंने हटा दिया और अब आ जाइए अपने वास्तविक टॉपिक पे। वास्तविक टॉपिक ये है, अब देखिए समानता का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ रिजेम्बलेंस क्या होता है? इसमें क्या होता है, इसमें कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कोई एक पेरेंट्स हैं, ठीक है, कोई एक पेरेंट्स हैं जो कैसे हैं, जो हैं इंटेलिजेंट हैं, तो उनके जो बच्चे हैं वो कैसे भाई, वो भी कैसे हैं, वो हैं इंटेलिजेंट। तो मेरे बच्चे हमेशा याद रखिएगा, अगर होशियार माता पिता के, होशियार यानी समझ गए ना, बुद्धिमान माता पिता के अगर बच्चे भी कैसे होते हैं, होशियार होते हैं, तो यहाँ पर हेरिडिटी का कौन सा नियम फॉलो होता है? तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ रिजेम्बलेंस को फॉलो किया जाता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये क्वेश्चन की वैरायटी को आया था कि इसमें दम कुछ नहीं है लेकिन दम बहुत है। अगर क्वेश्चन की क्वालिटी देखिए, सीटेट क्या करता है, ये ऐसे ही पूछता है, आपको क्या करेगा, फंसाता है एक प्रकार से कि आपको कितना नॉलेज है। ऐसा तो नहीं है आप ऊपर ऊपर पढ़ के आ गए कि हाथिक बच्चा हाथिक तरीके होगा, आपने लिख दिया समानता का नियम होता है। वो पूछ रहा है कि बताइए हेरिडिटी का कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, हेरिडिटी का कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे आप ऐसे याद रखेंगे, समानता का नियम होता है कि जो इंटेलिजेंट माता पिता हैं उनका बच्चा कैसा होगा, इंटेलिजेंट होगा। या मान लीजिए कि एक पेरेंट्स हैं या एक बच्चा है, उसके पिताजी कैसे हैं, काले हैं। देखिए एक बच्चा है जिसके जो फादर हैं वो कैसे हैं, ब्लैक हैं, उसके जो पिता हैं वो कैसे हैं, काले हैं। जो बच्चा पैदा होता है वो भी कैसा होता है, काला होता है। यहाँ पर मैं रंग भेद की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ। जो उसका बच्चा होता है, जो उसके चिल्ड्रन होते हैं वो कैसे होते हैं, काले होते हैं। तो बताइए यहाँ पर हेरिडिटी का कौन सा नियम लागू हो रहा है? वो लागू हो रहा है प्रिंसिपल ऑफ रिजेम्बलेंस, समानता का नियम। एक जो पेरेंट्स हैं, वो जो माता पिता हैं वो कैसे हैं, गोरे हैं, और जो उनके बच्चे पैदा हो गए वो भी पैदा हो गए गोरे। तो बताइए यहाँ पर कौन सा नियम फॉलो कर रहा है? तो फॉलो कर रहा है समानता का नियम या प्रिंसिपल ऑफ रिजेम्बलेंस। मेरे बच्चे सीटेट में बहुत बार देखिए, एक बार कोई केवीएस में क्वेश्चन आया था, इंटेलिजेंस पेरेंट्स हैव इंटेलिजेंट किड्स। तो बताइए यहाँ पर कौन सा नियम फॉलो हो रहा है? तो इंटेलिजेंट जो पेरेंट हैं उनके जो किड हैं वो कैसे हैं, इंटेलिजेंट हैं। इसका मतलब है वहाँ पर हेरिडिटी के कौन सा लॉ फॉलो हो रहा है, कौन सा प्रिंसिपल काम कर रहा है? तो वो काम कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ रिजेम्बलेंस। याद रखिएगा, जैसे माता पिता वैसा बच्चा, तो समानता का नियम लागू होता है। ठीक। अब आप कहेंगे सर जी ऐसा भी तो होता है कि माता पिता गोरे होते हैं पर बच्चा हो जाता है सांवला, ना तो वो काला होता है और ना ही वो गोरा होता है, वो बीच का होकर रह जाता है। कभी कभी क्या होता है कि माता पिता बिल्कुल गोरे होते हैं, बच्चा हो जाता है काला। तो इसके लिए मैं दो नियम लिखवाऊंगा, एक तो बच्चा जब सांवला हो जाता है और एक बच्चा जब बिल्कुल विपरीत पैदा हो जाता है। तो दोनों के लिए एक एक नियम है। आप जरा ध्यान से देखते रहिए मेरे साथ, आखिरी तक देखिए, आपको सारी बातें यहीं पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इसको हटा दें, फटाफट इसके स्क्रीनशॉट करिए, फिर मैं इसको हटा देता हूं और आगे के नियम में आपके आ जाता हूं। ठीक है, हटा दूं इसको। चलिए देखिए आगे। देखिए आगे का नियम सुनिए। आगे के नियम मेरे बच्चे कैसा है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन। इसको कहते हैं विभिन्नता का नियम। इसको क्या कहते हैं, विभिन्नता का नियम। अब देखो, बात पहले मैं कर रहा हूं विभिन्नता के नियम की। इसका मतलब है कि अब मैं बात करने वाला हूं कि अगर कोई माता पिता गोरे हैं और उनका बच्चा जो होता है वो सांवला पैदा होता है, तो यहां पर हेरिडिटी कौन सा लॉ फॉलो होता है? उसको कहते हैं वेरिएशन ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन या विभिन्नता का नियम। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि एक क्या है, एक बच्चा है, वो कैसा है, सांवला है। बच्चा कैसा है, सांवला है, ना ही गोरा है और ना ही काला है। बच्चा सांवला है और उसके जो माता पिता हैं
जो उसके जो माता पिता हैं, पिता माता हैं, वो कैसे हैं, गोरे हैं। अब देखो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि बच्चा बिल्कुल विपरीत है ना, बच्चा बिल्कुल विपरीत नहीं है। अगर बच्चा बिल्कुल काला होता और माता पिता बिल्कुल गोरे होते, यहाँ पर ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे माता पिता क्या हैं, जो उसके पेरेंट्स हैं, जो उसके पेरेंट्स हैं वो कैसे हैं, कोमल स्वभाव के हैं, वो कैसे हैं, सॉफ्ट हैं, स्वभाव में कैसे हैं, सॉफ्ट हैं, मतलब वो बहुत ही कोमल स्वभाव के हैं। लेकिन जो बच्चा है, लेकिन जो उनका जो चाइल्ड है, जो चिल्ड्रेन है, वो कैसा है, वो सिचुएशनल है। माता पिता कैसे हैं, माता पिता ऐसे हैं कि उनको अगर आप कुछ कह भी दो तब भी उनको बहुत देर में गुस्सा आता है। पर बच्चा कैसा है, तो बच्चा है थोड़ा सा हार्ड, या कह सकते हैं हार्श कह सकते हैं। कैसा है, व्यवहार में थोड़ा सा कठोर है। तो इसका मतलब, कठोर का मतलब ये थोड़ी ना होता है। देखिए नियम आता है, आपको जो लोग पढ़ाते हैं यूट्यूब में, कहीं भी आप पढ़िए, यहाँ तक कि क्लासों में भी पढ़ाते हैं, सिर्फ 2 नियम बताते हैं, कह देते हैं सिर्फ एक तो बताते हैं समानता का नियम और दूसरा बताते हैं परावर्तन का नियम, मतलब बिल्कुल अपोजिट। इसका मतलब है, तो ये देखो जो बच्चा होता है, जो कठोर होता है, आप सब जानते हैं, आप समाज में रहते हैं, जो कठोर हृदय का आदमी होता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि हमेशा वो बस बदतमीजी ही करता रहता है। नहीं, वो अच्छे समय पर अच्छी बात करता है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि जब उसको अच्छी बात करनी हो तो बुरी बात कर देता है। इसका मतलब वो पूरी तरीके अपोजिट नहीं होता है, पर कहीं ना कहीं कुछ अपोजिट होता है। ये हैं बहुत अच्छे हैं, ये अगर तुम कुछ कह भी दो तब भी ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं। लेकिन इनका जो बच्चा है, ये गलत बात को बर्दाश्त नहीं करता है। इसका मतलब इनसे थोड़ा सा अपोजिट है ये, ठीक। ये ज़माने को देखकर चलता है, और ये पहले के ज़माने में चलते हैं कि ठीक है, कह दिया तो कह दिया, क्या ही दिक्कत हो गई। लेकिन इनका जो बच्चा है, ये कहता है नहीं, जो गलत बात है उसका मैं विरोध करूंगा, जो सही बात है उसको मैं मान लूंगा। इसका मतलब है पूरी तरीके कठोर नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो कठोर है। तो यहाँ भी अगर पूछा जाए कि हेरिडिटी के कौन सा प्रिंसिपल लागू होता है, तो लागू होता है प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन, या विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अपोजिट, विभिन्नता का मतलब कुछ ना कुछ अंतर हो जाता है, ठीक है। जैसे आगे देख लेते हैं कि कोई बच्चा है जिसके माता पिता कैसे हैं, जिसके जो पेरेंट्स हैं वो कैसे हैं, वो हैं सांवले, और जो उनका बच्चा है वो कैसा है, वो हो जाता है गोरा। देखिए माता पिता बिल्कुल काले नहीं थे, बिल्कुल अपोजिट नहीं हुआ है, बस बच्चा कैसा हो गया है, गोरा हो गया है, बच्चा वाइट हो गया है। इसका मतलब है कि यहाँ पर भी कैसा लग रहा है, यहाँ पर भी प्रिंसिपल लग रहा है, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन या विभिन्नता का नियम। बताइए यहाँ तक बात समझे। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, सुनिए, क्वेश्चन की वैरायटी सुनिए। क्वेश्चन पूछते हैं, अभी देखिए मैंने पिछली बार देखा था, यूके 10 में क्वेश्चन आया था कि एक बच्चा है जिसके माता पिता सांवले हैं और बच्चा जो है वो गोरा है। उसके पड़ोसी उसको कहते हैं कि ये इनका बच्चा नहीं बल्कि पड़ोसियों का बच्चा है। तो बताइए यहाँ पर हेरिडिटी का कौन सा नियम लागू होता है, तो लागू होता है प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन। अब देखिए अगर आप यूपी टेट का पेपर देंगे तो उसमें इतना अंदर जाएगा ही नहीं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ हेरिडिटी तक लटक रह जाता है कि हेरिडिटी बताइए। अभी मैं आगे आपको एक सूत्र भी बताऊंगा। तो यूपी टेट में क्या होता है, सूत्र तक पूछा जाता है। पर आप सीटेड देते हैं, अगर आप केवीएस देते हैं, अगर आप D++ देते हैं, अगर आप क्या कहते हैं रीट देते हैं, अगर आप बिहार टेट देते हैं, तो फिर वहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा डीप हो जाती हैं। इसके लिए आपको ध्यान दे के पढ़ना होता है। बताइए समझ में आई ये बात? अगर आई है तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद मैं आगे का नियम इस पर लिखता हूँ। हटा दूँ इसको, चलिए देखिए आगे का नियम देखिए। आगे का जो अगला नियम है, जो तीसरा नियम है, इसमें बेटा 3 नियम होते हैं। जो तीसरा नियम है ये होता है प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। इसको कहते हैं परावर्तन या प्रत्यावर्तन का नियम, ठीक है। ये कैसा होता है इसको देखिए। अब देखिए वही तीसरी बात, माता पिता कैसे हैं, बिल्कुल गोरे हैं, बच्चा कैसा हुआ, बिल्कुल काला हुआ। तो आप सभी जानते हैं समाज में आसपास के लोग कैसे कहते हैं, जैसे कि माता पिता दोनों गोरे हैं और बच्चा हो गया काला, तो आसपास के लोग कहते हैं कि ये इनका बच्चा नहीं है बल्कि पड़ोसी का बच्चा है। लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। ऐसा होता क्यों है? देखिए ऐसा होता है कि जो हमारा जो हिंदू ग्रंथ हैं, जो हमारे वेद हैं, वो कहते हैं कि जो
वंश होता है वो 6 पीढ़ियों तक एक जैसा चलता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि माता पिता के जस्ट जो गुण हैं वो बच्चे में आ जाएं, हो सकता है उसके परदादा या उसके दादा के जो गुण थे वो बच्चे में आ सकते हैं। ठीक है, रामायण में यहाँ तक ये भी साक्ष्य है कि 6 पीढ़ी के बाद में खून बदल जाता है, गुणसूत्र बदल जाते हैं, बल्कि 6 पीढ़ी तक एक टाइप के गुणसूत्र बच्चे में चलते रहते हैं। तो हो सकता है कि 5वीं पीढ़ी के गुणसूत्र आज बच्चे में आ जाएं, हो सकता है 5वीं पीढ़ी के जो पूर्वज रहे हैं वो काले रहे हों और वो गुण जो हैं वो आज बच्चे में आ रहे हैं, जिसका मतलब वो पड़ोसी का नहीं है वो अपने माता पिता का। बस इतना हो गया है कि जो उसके परदादे थे, जो उसके पूर्वज थे, जो फोर फादर्स थे, उनके जो गुण थे वो आज बच्चे में आ गए हैं, इसलिए बच्चा काला हो गया है। ठीक है, तो कभी भी आप ऐसे किसी को चिढ़ाइएगा नहीं कि पड़ोसी का है, बल्कि आप तो साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, आप तो सीडीपी पढ़ते हैं, आप तुरंत जान जाइएगा कि 5 पीढ़ियों तक किसी भी पीढ़ी में पिछली वाली पीढ़ी के गुणसूत्र प्रभावित हो सकते हैं और बच्चा उनकी तरह हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन में क्या पूछा जाएगा। एक बार क्वेश्चन आया था कि जो पेरेंट्स हैं वो कैसे हैं, पेरेंट्स हैं बिल्कुल ब्लैक, कैसे हैं, बिल्कुल काले हैं, लेकिन उनके जो किड्स हैं, उनके जो बच्चे हैं वो हैं बिल्कुल गोरे या कैसे हैं, वाइट। तो बताइए यहाँ पर हेरिडिटी का कौन सा नियम लागू हो रहा है या वंशानुक्रम का कौन सा नियम लागू हो रहा है। तो यहाँ पर वंशानुक्रम का नियम जो लागू हो रहा है उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब होता है परावर्तन, यानी सब कुछ बदल जाना, परावर्तित हो जाना। परावर्तन का मतलब बिल्कुल अपोजिट, बिल्कुल उल्टा। आपने परावर्तन में क्या होता है, आपने किरण फेंकी और किरण वहां पर एक भी नहीं टिकी, चूंकि वहां पर चिकना सरफेस था, वहां से पूरी की पूरी किरण तुम्हारी तरफ वापस आ गई। इसका मतलब है कि वहां पर कुछ नहीं टिका। ऐसे ही यहाँ पर सेम टू सेम पेरेंट्स कैसे थे, बिल्कुल ब्लैक थे, लेकिन बच्चे बिल्कुल वाइट निकल गए। इसका मतलब कोई सिमिलरिटी नहीं है। तो ऐसे में होता है प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। इसमें हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता का कौन सा नियम लागू होता है, जिसको कहते हैं परावर्तन का नियम या प्रत्यावर्तन का नियम। कभी कभी क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो होते हैं इंटेलिजेंट, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो एकदम से, जो किड्स होते हैं वो निकल जाते हैं डल। ठीक है, वो निकल जाते हैं बिल्कुल कैसे, बिल्कुल निकल जाते हैं फूल, बिल्कुल निकल जाते हैं मंद बुद्धि, रिटार्टेड, या निकल जाते हैं मंद बुद्धि। तो यहाँ भी बताइए कौन सा नियम लागू करता है। तो यहाँ भी लागू करता है प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन या परावर्तन का नियम। बताइए यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आई कि नहीं आई है। आई यहाँ तक बात समझ में। एक छोटी सी बात इसी में और समझ लेंगे, फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट कर। देखिए यहाँ पर मैं नोट्स आपको नहीं बनवाऊंगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि सर जी ने प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन, परावर्तन के नियम में, प्रत्यावर्तन के नियम में मुझे क्या बताया था। तो मैंने आपको ये बताया है कि अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, और आते रहते हैं, आप जब भी कभी बड़ी तैयारी करेंगे, आप जब भी कभी दूसरे स्टेट का जब टेट देने जाएंगे, तो आपको हमेशा ही समस्या से जूझना पड़ेगा। तो आप तैयार रहिएगा बिल्कुल। लोग सिर्फ 2 नियम पढ़ाते हैं, पहली बात तो पढ़ाते नहीं, अगर पढ़ाते भी हैं तो केवल 2 नियम। कौन कौन से, प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन और प्रिंसिपल ऑफ रिजेम्बलेंस। वो भी इंग्लिश बताते हैं नहीं है, लोग लिख देते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, जो कि गलत है। इसको कहते हैं रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस का मतलब सेम उनके जैसा दिखना, या आप कह सकते हैं कि उनके जैसे गुणों में होना। ठीक है, तो ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो इन नियमों को आप याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि एक माता पिता कैसे हैं, एक माता पिता बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, पर जो उनके बच्चे हैं वो बिल्कुल मंदबुद्धि हैं। तो यहाँ पर बताइए हेरिडिटी का कौन सा नियम फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पर हेरिडिटी का नियम फॉलो हो रहा है प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। ठीक है, पूछा जाए एक माता पिता हैं वो बहुत ही गोरे हैं या बहुत ही काले हैं, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो उनके जस्ट अपोजिट हैं। एक माता पिता हैं जिनका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा कोमल है, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनसिविलाइज्ड हैं, उद्दंडी हैं, बिल्कुल जंगली टाइप के हैं। तो यहाँ पर भी कौन सा नियम लागू हो रहा है, तो वो लागू हो रहा है प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि हेरिडिटी और वंशानुक्रम ये क्या होता है, बच्चे के डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। पहली बात मैंने बताई। दूसरी बात मैंने बताया कि जो वंशानुक्रम होता है, इसमें जो खेल होता है सारा का सारा क्रोमोसोम्स या गुणसूत्रों का होता है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो मैंने बताया कि वैसे गुणसूत्र होते हैं 46 यानी 46, और अगर आपसे पूछा जाए जोड़ा या पेयर तो होता है 26 पेयर। ओके, फिर मैंने आपको बताया है कि जो
गुणसूत्र होते हैं वो 23 कहाँ से आते हैं? तो मैंने कहा था कि जो मानव शरीर होता है उसका जो सबसे छोटी से छोटी इकाई है उसको कहते हैं सेल यानी कोशिका, जो कि बनी होती है जाइगोट यानी भ्रूण से, और भ्रूण का निर्माण होता है मनुष्य के स्पर्म, नर के स्पर्म और मादा के ओवरी यानी अंडाणु से। शुक्राणु और अंडाणु को मिल करके शुक्राणु से आते हैं 23 और अंडाणु से आते हैं 23, दोनों मिलकर हो जाते हैं 26। ऐसे क्रोमोसोम्स की संख्या हो जाती है 46 या 26 पेयर। उसके बाद मैंने बताया कि जो वंशानुक्रम होता है, जो हेरिडिटी होती है, इसके नियम कैसे चलते हैं, इसके सिद्धांत कैसे होते हैं। तो मैंने कहा एक तो पहली बात तो इंटेलिजेंट माता पिता के इंटेलिजेंट संतानें, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ रिजेम्बलेंस या समानता का नियम। दूसरा मैंने बताया कि प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन, माता पिता कैसे हैं, काले हैं पर बच्चा सांवला है, माता पिता गोरे हैं पर बच्चा सांवला है, माता पिता सामने हैं पर बच्चा गोरा है। इसका मतलब पूरी तरीके विपरीत नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आगे पीछे रिजेम्बलेंस हो गया। लास्ट में मैंने बताया प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन यानी परावर्तन या प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। इसमें मैंने कहा कि बिल्कुल अपोजिट, माता पिता बुद्धिमान, बच्चा बिल्कुल गधा। पेरेंट्स कैसे हैं, ब्लैक, लेकिन बच्चा कैसा, बिल्कुल सफ़ेद, बिल्कुल वाइट। पेरेंट्स हैं बिल्कुल वाइट, बच्चा कैसा है, बिल्कुल अपोजिट है। जहाँ पर बिल्कुल अपोजिट मिलेंगे वहाँ पर हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ रिग्रेशन। इतना आपको अगर समझ में आ गया होगा तो बस एक दो बातें छोटी छोटी और उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं। देखिए अगली बात, देखिए हटा दें इसको, अगली बात देखिए। तो बच्चे नोट्स बनाते जाइए, आपको बोर्ड से ज़्यादा मेरे विचारों पर फोकस करना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और आपको क्या लिखना है, इस पे आप ज़्यादा फोकस करें बजाय कि इसके। ठीक है, आगे देखिए। आगे मैं बात करता हूँ थोड़ा वुडवर्थ साहब की। आपने सबने वुडवर्थ का नाम सुना होगा। वुडवर्थ साहब ने क्या किया था, एक बार वुडवर्थ साहब ने परिभाषा दी थी डेवलपमेंट यानी विकास की। विकास की परिभाषा देते हुए, विकास की परिभाषा यानी डेवलपमेंट का फॉर्मूला देते हुए, सूत्र दिया था डेवलपमेंट का फॉर्मूला देते हुए वुडवर्थ साहब कहते हैं कि विकास कुछ नहीं है बल्कि वंशानुक्रम गुणते इंटू पर्यावरण होता है। वंशानुक्रम इंटू पर्यावरण होता है, या इसको कह सकते हैं हेरेडिटी इंटू इन्वायरमेंट होता है। ये सूत्र आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि देखिए डेवलपमेंट के दो प्रकार के सूत्र दिए गए। एक लोगों ने कहा है कि D इज इक्वल टू, इन्होंने कहा D इज इक्वल टू H इंटू ई, मतलब डेवलपमेंट विकास बराबर वंशानुक्रम गुणते पर्यावरण, या हेरिडिटी इज इक्वल टू डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट। पर बाकी लोगों ने कहा कि D इज इक्वल टू H प्लस ई। वंशानुक्रम विकास क्या होता है, वंशानुक्रम और पर्यावरण का जोड़ होता है। बाकी लोगों ने ये कहा, पर वुडवर्थ साहब ने ये कहा। तो आपसे पूछा जाता है कि वो कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने कहा था कि विकास कुछ नहीं बल्कि वंशानुक्रम और पर्यावरण का गुणनफल होता है। ये ऐसा किसने कहा था, तो आप याद रखेंगे, ऐसा कहा था हमारे वुडवर्थ साहब ने। वुडवर्थ नामक मनोवैज्ञानिक ने ऐसा कहा था, और बाकी लोगों ने माना कि D इज इक्वल टू H इंटू H प्लस ई। ठीक है, अब देखिए इन्होंने एक बात और कही, इन्होंने ये भी कहा कि भैया जो वंशानुक्रम होता है ये कम इम्पॉर्टेंट होता है, ये लेस इम्पॉर्टेंट होता है, कम इम्पॉर्टेंट होता है, जबकि पर्यावरण जो होता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, वो मोर इम्पॉर्टेंट होता है। ये बात भी याद रखेंगे। क्वेश्चन एक बार आया था कि वुडवर्थ के फॉर्मूले के अनुसार वंशानुक्रम ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण ज़्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा कि पर्यावरण जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वंशानुक्रम की अपेक्षा, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए इस सूत्र को नकार क्यों दिया गया था, बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों इसको माना क्यों नहीं था। देखिए मान लीजिए कोई बच्चा है जो जंगल में पैदा हुआ, जंगल में ही पला बढ़ा, उसने आज तक कभी पर्यावरण देखा ही नहीं, उसने कभी समाज देखा ही नहीं, तो यहाँ पर तो पर्यावरण हो गया 0, और वंशानुक्रम गुणते 0 बराबर 0, जिसका मतलब बच्चे को तो मर जाना चाहिए, बच्चे को तो बेकार हो जाना चाहिए। लेकिन फिर भी बच्चा जंगल में रहता है कि नहीं रहता है। इसका मतलब है कि ये 0 होने पर ये तो पूरा फिर ख़त्म हो जाएगा, उसका तो विकास ही नहीं होगा। अरे उसका फिजिकल डेवलपमेंट तो हो रहा है ना। मैंने कहा कि डेवलपमेंट के मैंने 5 आपको एस्पेक्ट बताए थे, फिजिकल, मोरल और कॉग्निटिव
सोशल और मेंटल, आदि मैंने बताए थे आपको। तो हम कहते हैं कि 5 चीज़ें होती हैं, 5 चीज़ों मान ले हम कहते हैं कि वो समाज में नहीं रहा, पर उसकी हाइट तो बढ़ी, उसका वेट तो बढ़ा, उसने खाना तो खाया, तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो गया। तो क्या ये बताओ डेवलपमेंट जीरो हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। इसलिए अधिकांश लोगों ने इसको खारिज कर दिया, इसको नहीं माना है, बल्कि D इज इक्वल टू H प्लस E को माना है। कहते हैं कि अगर उसको नहीं भी मिलता है, वो देखो बाकी लोगों ने माना D इज इक्वल टू H प्लस E, इन्होंने कहा है कि ये भी 50% होता है और ये भी 50% होता है, बल्कि ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि ये 20% होता है और ये 80% होता है। अरे बात समझे कि नहीं समझे? मतलब ये लेस इंपॉर्टेंट होता है और ये कैसा होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पर ये वाले लोग बाकी मनोविज्ञान को कहना है कि D इज इक्वल टू डेवलपमेंट इज इक्वल टू हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट। तो ये हेरिडिटी कैसी होती है, 50, इन्वायरमेंट कैसा होता है, 50। समझ गए मेरी बात को कि नहीं समझ गए? बताइए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और मेरे बच्चे, करना क्या है, आप थोड़ा सा परिवार को बड़ा कर दिए। मैंने आपको यह वादा किया है कि अगर जब भी मेरे 10,000 सब्सक्राइबर इस चैनल में 10,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते हैं, तो हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि हम आपको लाइव आकर के पढ़ाएं। तो इसका आप विशेष यह ध्यान रखिए। और जितनी भी मैं बातें आपको पढ़ा रहा हूँ, आप कभी भी कंपैरिजन करके देखिए। मेरा पढ़ाया हुआ हमेशा आपको हल्का नहीं लगेगा, ज़्यादा ही भारी ही लगेगा। और मैं बाइलिंगुअल पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चों का प्रॉपर फ़ायदा होता रहे, बराबर भला होता रहे। तो इसी विश्वास और आशा के साथ में कि आप सभी पढ़ रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, इसी आशा के साथ में आज का मैं यहीं पे कंटेंट ख़त्म करता हूँ। अगली क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे जीन पियाजे। आप चाहें तो थोड़ा पढ़ भी सकते हैं उनके बारे में। जीन पियाजे उन्होंने कौन सी थ्योरी दी, कैसे उन्होंने थ्योरी दी, क्या किया क्या नहीं किया, सारी बातों के बाद में हम अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।